नमस्कार साथियों, मैं तरुणराज सिंह राजावत आपको महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के जो शौर्य वीरता के चर्चे आप सभी सुनते हैं, उससे अलग में उसके भाई जिसके नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी कथा, उसका जो बलिदान है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप भी अपने बच्चों को, अपने साथियों से ये बात जरूर शेयर करें। इस पंक्ति की शुरुआत मैं करना चाहूँगा कवि श्याम नारायण पांडे जी की जो कविता है चेतक, उसकी पंक्तियों से इसका आरंभ करना चाहूँगा। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली हिली नहीं, राणा की पुतली हिली नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक, वह आसमान का घोड़ा था। इन पंक्तियों के साथ आरंभ करता हूं। जब मेवाड़ के अंदर राणा उदय सिंह का राज था, उस समय की बात है। महाराणा प्रताप युवा अवस्था में थे, युवराज महाराणा प्रताप। तब की बात है, वो अपने जो साथी हैं भील मित्र, उनसे अधिक संबंध होने के कारण उनको महल से बाहर निर्वासित कर दिया जाता। वो वहीं पर रहते हैं। उसी समय का एक वाक्य है कि चेतक की खोज किस प्रकार की जाती है। पूर्णिमा का समय था, शरद पूर्णिमा, जो पुष्कर के अंदर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का। उसके अंदर अरबी घोड़े का व्यापारी जो कि काठियावाड़ में रहता था, वो अपने घोड़े बेचने के लिए पुष्कर आता है, लेकिन अधिक मूल्य होने के कारण उसके तीन घोड़े थे। तीनों घोड़ों के नाम थे। सबसे बड़ा था अटक, अटक के बाद में था त्राटक, और सबसे छोटा घोड़ा था चेतक। वो उसका अधिक मूल्य मांगने के कारण वो घोड़े बिक नहीं पाते हैं। वो आसपास की जो रियासतें हैं वहाँ पर घूमता, लेकिन अधिक मूल्य होने के कारण उसके घोड़े को कोई नहीं लेता है। अंततः वह मेवाड़ पहुँचता है। मेवाड़ पहुँचने के बाद में उसको पता चलता है कि इन घोड़ों की अगर अहमियत समझ सकते हैं तो वो युवराज महाराणा प्रताप भी समझ सकते हैं। युवराज प्रताप उस समय तलहटी में रहते थे क्योंकि उनको निर्वासित कर रखा था, लेकिन उनका महल में आना जाना मना नहीं था। तो वो कैसे न कैसे करके संदेशा भिजवाता है व्यापारी। व्यापारी का जो संदेशा है वो महल में जाता है। महल में जाने के बाद महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को महल में आने की अनुमति देते हैं। तो महाराणा प्रताप महल में जाते हैं। महल में जाने के बाद वहाँ से अनुमति प्राप्त करके वो जहाँ पर व्यापारी अपने घोड़ों को लेकर हाट में आया हुआ था वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में एकदम जैसे ही महाराणा प्रताप का रोबीला वीरतापूर्वक चमकता हुआ चेहरा तीनों घोड़े देखते हैं। देखने के बाद में तीनों घोड़े ऐसे ही नहीं आते जैसे उनके असली मालिक वही है। तो ये देखते ही व्यापारी ने कभी महाराणा प्रताप को नहीं देखा था। वो एकदम उनके चेहरे की जो चमक, शौर्य, वीरता, जो लालिमा है, उसको देखकर वो अनुमान लगा लेता है व्यापारी कि यही शायद युवराज राजकुमार। जैसे ही महाराणा प्रताप तीनों घोड़ों को देखते हैं, उनकी कद काठी, उनकी चमक, तो वो तीनों घोड़ों की पीठ पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे ही तीनों घोड़ों के पीठ पर हाथ रखते हैं, हाथ सहलाते हैं, तो तीनों घोड़े विनम्रतापूर्वक अपनी गर्दन झुका लेते हैं, जैसे कि
वह अपने मालिक को नमन कर रहे हैं, ऐसा वो उनको बताना चाह रहे थे। उनको नमन करता हुआ देखकर महाराणा प्रताप उनके और नज़दीक जाते हैं, उनके सर को सहलाने लगते हैं। जैसे ही वो सर को सहलाते हैं तो वो घोड़े तन कर खड़े हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो आपका हाथ है हमारे ऊपर आज आशीर्वाद स्वरूप रखा है, इस आशीर्वाद की हम मरते दम तक, चाहे हमारे प्राण चले न जाए, हम इसका मान रखेंगे। फिर वो व्यापारी से बात करते हैं कि वास्तव में आपके जो घोड़े हैं वो दोगुनी कीमत पर खरीदने लायक है, मैं इनको खरीदूंगा। लेकिन मेरे को तो इनकी परख मालूम हो गई कि वास्तव में ये घोड़े हैं बहुत स्वामी भक्त हैं, वीर हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ जो मजबूरियां होती हैं उनका भी हमें पालन करना पड़ता है। तो इनकी परीक्षा है, परीक्षा लेनी पड़ेगी और जनता के सामने लेंगे। तो उसके लिए समय निर्धारित होता है कि हम प्रातःकाल इन घोड़ों की परीक्षा लेंगे और मैं आज पूरी रात यहीं पे रुकूंगा। ऐसा ही होता है। व्यापारी कहता है कि ठीक हुकुम। और महाराणा प्रताप रात्रि विश्राम वहीं घोड़ों के पास में रहते हैं। उनको चारा वगैरह डलाना और उनको सहलाना, मतलब उनकी जो पूरे जो स्नेह है वो उनको देते हैं। प्रातःकाल का समय होता है। तो जहाँ पर राज तिलक होता था उसी ग्राउंड के अंदर घोड़े के लिए 4 गड्ढे खुदवाए जाते हैं और उसके अंदर लोहे के पिंजरे बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर उसके खुर है ना, साइज वो रखी जाती है। जैसे शेर को पकड़ते हैं ना, पंजा जिसे कहा जाता है, वो पंजे, चारों पंजे लगा देते हैं घोड़े के चारों खुरों के अंदर, ज़्यादा नहीं, उसके खुर उसके अंदर। और वो पंजे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि या तो घोड़ा कितनी ताकत करे निकल नहीं पाएगा, निकल पाएगा तो वो खुर उसी में रह जाएंगे, मतलब इतना उनको लगाया गया। और ऐसा कोई सामान्य घोड़ा तो उसमें से निकलने की चेष्टा ही नहीं कर सकता। ठीक है, प्रतियोगिता का समय होता है। घोड़े के जो खुर है शिकंजे के अंदर डले हुए थे। महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठते हैं और उसके एड़ लगाते हैं। एड़ लगाते ही जैसे कि घोड़ा जिसका नाम था अटक, सबसे बड़ा घोड़ा उसी का चयन होता है अटक का, तो एड़ लगाते ही वो घोड़ा जैसे कि हवा से बात करने लगे, एकदम उछलकर हवा में जैसे छलांग लगाते हैं। वो घोड़ा एकदम अपनी पूरी ताकत के साथ घोड़ा एकदम उन पंजों से बाहर निकल जाता है और पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाना प्रारंभ कर जाता है। जैसे चक्कर लगाता रहता है तो देखने में आता है कि जहाँ जहाँ पर घोड़ा घूम रहा है उसके पीछे एक लाल लाइन, एक रेखा सी खिंच गई है। जैसे ही उसका जो एक चक्र पूरा होने को होता है, चक्र पूरा होता है, उससे पहले महाराणा प्रताप को पता चलता है कि ये जो खून है वो शायद अटक का है। और वो चक्कर पूरा होते होते घोड़े से उतरते हैं और देखते हैं कि उसके तो सारे चारों खुर निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जब तक चलता रहता है उसके स्वामी का आदेश रुकने का नहीं होता है, तो वो रुकने के लिए उसको कहते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप उस घोड़े से उतरते हैं, घोड़ा निढाल होकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से अश्रु की धार बहने लगती है। महाराणा प्रताप से भी रहा नहीं गया। उसकी आंसुओं को देखकर महाराणा प्रताप भी घुटने के बल नीचे बैठते हैं और अपने खंजर को निकालते हैं और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चीर कर और अटक के तिलक करते हैं। ये तिलक पाकर उसके अटक के अश्रु सूख जाते हैं और
कुछ क्षणों बाद में ही अटक अपने प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने के बाद में वो उसी खून से त्राटक और चेतक के भी तिलक करते हैं। ये करने के बाद में वो जो दोनों हैं घोड़े, उनके सिर भी गर्व से ऊपर उड़ जाते हैं और अपने भाई को एकदम जो गंभीर मुद्रा में थे, शोक में थे, वो उसको भूलने का प्रयास करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हमें अपने भाई ने जो वचन दिया है स्वयं भक्ति का, वो हम पूरा करेंगे। और वो अपने भाई के लिए राज सेवा में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराणा प्रताप व्यापारी को कहते हैं कि वास्तव में आपके घोड़े हैं, उनका मूल्य 2 गुना है। तो वो उनको 2 गुना मूल्य चुकाते हैं। 2 गुना मूल्य चुकाने के बाद में घोड़ों को रखते हैं और जो महाराणा प्रताप है, बीच वाला घोड़ा जो खुद पसंद करते हैं, त्राटक, उसको अपने भाई, छोटे भाई शक्ति सिंह को देते हैं और सबसे जो छोटा घोड़ा चेतक, वो अपने पास में रखते हैं। अपने पास में रखने के बाद में चेतक को महाराणा प्रताप से इतना लगाव हो जाता है कि वो महाराणा प्रताप का अंत समय तक साथ देता है और अपना एक पैर कट जाने के बाद में भी वो 3 पैर से लगभग 5 किलोमीटर दूर आकर एक लगभग 25 फीट के जो नाले हैं उसको कूद पार करके और अपने मालिक को सुरक्षित जगह पहुंचाकर और अंतिम सांस लेता है। ये बलिदान चेतक को जो प्रसिद्धि हुई है उसके भाई अटक के बलिदान के आगे आज चेतक को याद किया जाता है। इसीलिए हमें महल के कंगूरों के साथ साथ उसकी नींव को भी याद रखना चाहिए। जिस मुकाम पर चेतक पहुंचा है उसके पीछे उसके भाई का बलिदान, अटक का बलिदान हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें ये बातें हमारे बच्चों को भी बतानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आगे की कड़ी में मैं आपको बताऊंगा शिवाजी के घोड़े का नाम क्या था, महाराणा प्रताप के घोड़े में हाथी राम प्रसाद की वीरता, उसका चयन कैसे हुआ। जय हिंद, जय भारत।